तो विशेषताएं में देखो, डी ब्लॉक आपके पास कहाँ से शुरू होता है? ग्रुप 3 से और 12 तक। तो 12 तक पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जैसे मान लीजिए एक जैसे 3D है, 3D में हमने कहा था ये आपके पास आते हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल को नहीं छूना जी, ये बोला था ना हमने। तो ये 3D सीरीज है। इसी तरह 4D सीरीज है, 5D और 6D है। तो 4 सीरीज है इसमें, ठीक है। 3D, 4D, 5D और 6D। तो 4 सीरीज है इसमें। और 4 सीरीज में हम ये जानते हैं, हमें तो क्या पढ़ना है आज? सामान्य विशेषताएं। पीरियड टेबल तो हमने बता दिए, तो सामान्य विशेषताएं पढ़नी है। तो सामान्य विशेषताओं में सबसे पहले तो हम बात करेंगे विशेषताएं में सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या? विन्यास की। क्या बात करेंगे? विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है। विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सामान्य विशेषताएं की बात करते हैं। तो विन्यास होता है इसका, देखो NS2 और N-1 D 1 to 10, ठीक है। 1 to 10 में 0 से लेकर 2 तक है, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब पहली बात तो ये कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हम कहेंगे किसे? डी ब्लॉक के एलिमेंट हम उन तत्वों को कहेंगे जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा। यही तो पढ़ा होगा आपने भी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन हैं जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? डी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। वही है कि नहीं है? अरे वही कहते हैं। तो डी ऑर्बिटल में जाएगा, उसे हम कहेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में देखो, हमने कहा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, विन्यास क्या है? NS2 और N-1 D 1 to 10। तो इसमें लिखा होता है बुक में पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, जिसे हिंदी में उपांतित कुछ कहते हैं, उपांतित कक्ष। तो उपांतित कक्ष नहीं आएगा आपको समझ में। आप पेनल्टीमेट सेल याद रखो कि जिसके डी ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनके पेनल्टीमेट सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, पेनल्टीमेट सेल डी में। अब पेनल्टीमेट सेल क्या होगा कि अंतिम जो ऑर्बिटल है उससे अंदर वाला, उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट। अंतिम ऑर्बिटल से, अंतिम जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर वाला, बाहर वाले से अंदर वाले में। बाहर वाले से अंदर वाले का मतलब जैसे मान लीजिए 3D है तो ये क्या होगा? 4S होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, स्कैंडियम के करके देखते हैं। स्कैंडियम के कितना है? 21 है ना। तो इसको देखो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 और 3D और 4S। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 और 2 8 8 और 6 14 15 16 17 18, ठीक है। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब ये देखना पड़ेगा हमें कि इसमें जाएगा या इसमें जाएगा पहले, है ना। इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। तो इसमें 3, इसका क्या निकालेंगे हम? N+L रूल से निकालेंगे, है ना। जिसकी वैल्यू कम आएगी उसमें पहले जाएगा, ये तो आपको पता है। तो 4S की वैल्यू कितनी है? 4 + 0 या इक्वल टू 4, है ना। और इसकी कितनी आई? 3+, अरे बताओ, 3+, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, है ना। तो ये कितना आ गया? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएगा, किसमें? S में जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2, ठीक है। और 3D 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। हालांकि ये इसका सेल है,
है ना, मतलब 2, अगर हम इस हिसाब से देखें 2, 8 और ये आपके पास आ गया 2, 8। अब ये देखो यहाँ पे अगला जो भरा होगा ना वो ज़्यादा भी भरा हो सकता है। ये देखो ये एक साथ है 3p 3d और 3s, तो ये k है, l है और m के अंदर है ये इतना, ठीक है। कितना 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है ना। और n के अंदर क्या है 4s2। तो पहले बाहर वाला सेल भर रहा है, बल्कि देखा आपने पहले क्या वो भर रहा है, बाहर वाला भर रहा है। पहले जो है आपके पास k l m वाला नहीं भर रहा पूरा, बल्कि कौन भर रहा है, m n वाला भर रहा है। ये क्या है आपके पास n वाला है, ठीक है। अरे समझ रहे हो बात की नहीं, पहले n भर रहा है और लास्ट में कहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, m में आ रहा है, यानी 3d में आ रहा है। तो ये पेनल्टीमेट सेल हो गया कि नहीं हुआ। पेनल्टीमेट का मतलब अंतिम से पहले, समझिए बात की, अंतिम से पहले जो बाहर वाला है उससे अंदर वाला, उसे कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, ठीक है कि नहीं। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि इसके जो अंदर वाला कक्षा है उसमें d इलेक्ट्रॉन जाता है, या उपांतित कक्ष में ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें, है ना। इंग्लिश वालों में जिसने पढ़ा होगा उसने पढ़ा होगा पेनल्टीमेट सेल। तो पेनल्टीमेट सेल का मतलब है भाई कि जो लास्ट सेल है उससे अंदर वाले सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। अंदर वाले सेल का मतलब जब उसमें क्वांटम नंबर लग गई तो वो ऑर्बिटल बन गया। ये तो अब मैंने आपको समझा रखा है, यस नो। भाई ऑर्बिटल क्या है, पहले सेल है फिर सब सेल है, मतलब कोश है फिर उपकोश है, ठीक है। उपकोश में भी अगर आपने ये लगा दिया कि कौन सा उपकोश है, एस है, मान लीजिए आपने लिख दिया एस है उपकोश, एस उपकोश में आपने लगा दिया 2s, तो 2 लग गया तो मतलब ये क्या हुआ, क्वांटम नंबर लग गई। और जब भी क्वांटम नंबर लग गया तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल बन जाएगा। ये आपने सीखा हुआ है ना। तो ये इसका क्या है, पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट का मतलब अंतिम से अंदर वाला में, बाहर से अंदर वाले में जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। विन्यास के बाद हम आते हैं अन्य पॉइंट्स पे। तो पहला जो था वो आपके पास विन्यास था, जिसे इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक तो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं, हैविंग, अगर हार्ड मेटल होगा कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्या होगा, कठोर धातु होंगी, कठोर धातुएं होंगी, तो क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक या फिर क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट MP गलनांक हो गया, और क्वथनांक को क्या बोलते हैं, BP। ये कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। भाई कठोर पहले ही हैं तो स्वाभाविक है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाई होगा, है ना। तीसरी बात इसमें है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और साथ साथ कोवैलेंट भी बनाते हैं। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आयनिक प्रकार के जो यौगिक देखे आपने, आयनिक प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। इसका मतलब आयनिक जो यौगिक होते हैं या आयनिक प्रकार के जो यौगिक बनाते हैं, इसका मतलब वो जो बनाने वाले हैं तत्व, या आप कह सकते हैं उन्हें इंग्लिश में एलिमेंट, उनके पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल के पास पहली टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, ओके। अगर बहुत ज़्यादा देते हैं, इजीली दे देते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, अगर इजीली नहीं देते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगर देने की ज़्यादा टेंडेंसी है कि भाई मैं नहीं रखता हूँ, मेरा ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है, वैसे ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं होता, वो तो 18-20 तक फॉलो हो गया। 3D मतलब D ब्लॉक के जो सीरीज़ है या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व बोलते हैं, संक्रमण है मतलब बीच में ही, ट्रांजिशन सीरीज में।
तो इनकी खासियत ये होती है कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। मतलब अष्टक जो नियम अभी तक आपने पढ़े हैं, जो भी आपने 10th तक पढ़ा है कि अष्टक नियम, प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करे, यही पढ़ा है आपने अभी तक। लेकिन ये रूल केवल 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो होगा, कैल्शियम तक। जैसे 21 आएगा स्कैंडियम, वो फॉलो नहीं करेगा इस रूल को, ठीक है ना, वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसके बाद वो रूल फेल, ठीक है। तो फिर भी ये स्टेबिलिटी तो शो ही करेंगे किसी न किसी तरह, है ना। तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इनके ऑर्बिटल में तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना, स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये दे देंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर कम हो रहे हैं तो ये शेयर कर लेंगे, है ना, शेयर कर लेंगे तो सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो दोनों चांसेस हैं इनके पास, एक तो ये सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, ठीक है, और आयनिक बंध भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करता तो केवल क्या बनाते, आयनिक बंध ही बनाते, क्योंकि वो एक तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, है ना, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऊपर के जो पीरियोडिक टेबल के विशेषकर जो ऊपर का एलिमेंट है, ऊपर मतलब इधर के, अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, और इस वजह से वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, उनके पास एक्सेस होती है इलेक्ट्रॉन की, जल्दी दे देते तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये गए। दूसरा है, जैसे मैंने कहा ये क्या है, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, कोवैलेंट भी बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं और 3 भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैराइवल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या बताते हैं, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, पढ़ा है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। परिवर्ती मतलब जो वेरिएशन जिनमें आता रहता है, कभी +2, कभी +3, कभी +4, कभी +1, है ना। तो निश्चित नहीं कि मतलब क्या होगा, किसी के पास जो है, जैसे Fe आपने ये पढ़ा होगा, Fe2+ भी पढ़ा होगा, Fe3+ भी पढ़ा होगा, तो ये क्या चक्कर है ना। जबकि Na क्या पढ़ा होगा, केवल प्लस पढ़ा होगा, Na++ तो नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा ना, Na++ नहीं पढ़ा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट। इसकी खासियत है ये डेफिनेट करेगा, फिक्स करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना है इसे तो देना है, उसी से इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है ये। लेकिन ये नहीं करता, ये क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो जिससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके अंदर आएगी उसको ये ज़्यादा शो करेगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा स्टेबल है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खो देगा ये तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशल अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि +3 क्यों शो करता है। फिलहाल हम सामान्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो 5वां पॉइंट है हमारे पास कि ये क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं भाई, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ है, यहीं है ना, तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू नहीं होता, नीला थोता तो पढ़ा होगा आपने, नीला थोता किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहते हैं, ब्लू पेट्रोल कहते हैं। तो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं ज़्यादातर कंपाउंड, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं भाई, संकुल यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें FeCN का होल 6, ठीक है, और 3-, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में पढ़ा होगा, अरे पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसहसंयोजक यौगिक, जो कि क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था, उसमें पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं इस तरह के कंपाउंड को। इस तरह के कंपाउंड की खासियत क्या होती है, ये कंपाउंड पानी में डिजॉल्व नहीं होते, आप पानी में डालेंगे डिजॉल्व नहीं हुए,
है ना। इसी की जगह अगर आप इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अगर आप इसकी कंपैरिजन सिंपल साल्ट से करें या डबल साल्ट से करें, जैसे सिंपल साल्ट सोडियम क्लोराइड है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है। ये साल्ट जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, इसमें नमक किया नहीं होता है, ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसीलिए इनको ब्रैकेट में शो किया जाता है कि ये अपनी अस्तित्व नहीं खोएंगे, ये जिस रूप में है इस रूप में, जितना ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना, अगर आप डिज़ोल्व करेंगे पानी में नहीं घुलेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। हालांकि इसके बाहर कोई होगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 माइनस हटा के Cl3 कर दूँ, तो अगर आप पानी में इस यहाँ पर पानी को पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो Cl माइनस आयन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, तो 3Cl माइनस आयन बनेगा और यहाँ 3 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं आप इसे, ये इस एंटिटी से बाहर है, एंटिटी मतलब इस ब्रैकेट से बाहर है। कौन, ये चीज़ जो ब्रैकेट से बाहर होती है वो तो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर होती है वो नहीं डिज़ोल्व होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, ओके। और इसके अलावा बनाते हैं एलोइज, एलोइज, एलोइज क्या बोलते हैं भाई, एलोइज हम बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। इंटर स्टीशियल कंपाउंड बनाते हैं, और इसके अलावा बनाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इन कंपाउंड को आपने 12th, ये सब 12th के शब्द हैं, जितने शब्द हैं ये सब 12th में आ चुके हैं। एलोइज यानी मिश्र धातु, जैसे कांसा है मिश्र धातु है, ये बनाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब है कि इन जो जब इनकी हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग मतलब धातुओं की पैकिंग नहीं, धातुओं की पैकिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि इस तरह की पैकिंग है इनकी, इस तरह की पैकिंग, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग में क्या होता है कि इनके बीच में कुछ एलिमेंट फंस जाते हैं, जैसे कार्बन फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया, है ना। तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल। मतलब जैसे ये क्या है, मतलब आयरन है, ये आयरन की धातु है कोई, तो ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, सब आयरन के जो परमाणु हैं वो आपस में पैक है, लेकिन बीच में क्या फंस गया, उसका कोई कार्बन फंस गया या कोई नाइट्रोजन फंस गया। तो इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं, इस तरह के कंपाउंड होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इन कंपाउंड की विशेषता क्या होती है कि भैया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उससे, है ना, अच्छे बन जाते हैं, है ना, इसलिए भी डाला जाता है इन्हें इंटरस्टिशियल बनाने के लिए। और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिनका कंपोजिशन, यानी जिनकी अगर हम संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, वो फिक्स रेशियो में नहीं होता, वो नॉन स्टियोक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। उदाहरण के तौर पर FeO है, अगर इसको ध्यान से देखें, साधारणतः दिखने में तो इनका रेशियो 1:1 लग रहा है, 1:1, है ना, साधारण इनका दिखने में रेशियो क्या लग रहा है, 1:1, है ना, मतलब 1:1 लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसका अनुपात क्या होता है, Fe.095O। मतलब 1 अनुपात आयरन का जो है ऑक्सीजन के साथ अनुपात पूरा नहीं होता, 1 नहीं होता, बल्कि 0.95 होता है, 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के धातुओं को हम कहते हैं नॉन स्टियोक्योमेट्रिक कंपाउंड। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टियोक्योमेट्रिक कंपाउंड। और ऐसी विशेषताएं डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ होती हैं, ये आपने सब 12वीं में ठीक से पढ़े होंगे, और पॉलीटेक्निक में इसके ज़्यादा महत्व तो है नहीं यहाँ पर, तो हम सिंपली कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके, ठीक है। वहाँ पर तो बहुत डिटेल था ये कि भाई आप नॉन स्टियोक्योमेट्रिक कंपाउंड कैसे हैं, क्या होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। नॉन स्टियोक्योमेट्रिक आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, है ना, ठोस अवस्था में। इंटरस्टिशियल भी वहीं पर था, ओके। तो ये खास बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट की। अब हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं।